अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बास पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को बहुत ज़्यादा तंग किया गया, ज़द-ओ-खूब किया गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गाड़ी को भी नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वर्डिक्ट रखती है कि हमारा जमहूरी हक है हम एहतजाज करें, हमारा जमहूरी हक है कि हम किसी की गाड़ी पर पत्थर फेंकें, किसी की गाड़ी को मुक्का मारें, किसी की गाड़ी को धक्का दें, क्योंकि हमारी ख़वातीन के तकद्दुस को पामाल किया गया, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ की गई, पाकिस्तान में सियासी इंतशार को हवा दी गई। लेकिन हुकूमत ये वर्डिक्ट रखती है, जिन जिन लोगों ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ बदतमीजी की, उनकी गाड़ी को धक्का दिया, उनको ज़द-ओ-खूब किया, उनके साथ आहनी हाथों से निमटा जाएगा। उनके साथ आहनी हाथों से न सिर्फ निमटा जाएगा बल्कि उनके पासपोर्ट मुअत्तल किए जाएंगे, उनके आईडी कार्ड्स मुअत्तल किए जाएंगे, उनके वीज़ाज मनसूख होंगे और उन पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। आज हमारे साथ मौजूद होंगी इंतहाई कोनावश एडवोकेट रिदा नूर। उनसे पूछेंगे कानूनी मामलात क्या हैं, क्या वज़ीर दाखिला पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानियों को क्या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है कि वो वहाँ के कवानीन के मुताबिक जी सकें, या पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला ये कार्रवाई कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और उनको पाकिस्तान बुला के भी कोई सज़ा दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया रिदा आपके वक्त का। हाउ डू यू थिंक, सबसे पहले तो कमेंट कर दीजिए, क्या ये इक़दाम अच्छा है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस तरह अपने दायरे में लिया, उन पर पथराव किया, उन पर मुक्के मारे और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा और उनकी भी इज्जत नफ्स मजरूह हुई? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहाँ तक देखा जाए, ये जो स्टेप लिया गया था कि एक हाई ऑफिशियल, चाहे उसका जिस भी इदारे से ताल्लुक है, उसके खिलाफ या किसी एक आम नेशनल के खिलाफ, पाकिस्तानी नेशनल है उसके खिलाफ एक बैरून मुल्क इतना संगीन किस्म का कदम उठाया जाए, ये बहुत ही ज़्यादा गलत किस्म का कदम था और इसको हाईली जौन सा डिसऑनर करना चाहिए और इसको बहुत ज़्यादा ये शेमफुल किस्म का एक्ट है। और जहाँ तक इसकी बात की जाए, इसकी कानून में, ना पाकिस्तानी कानून में, ना ही इंटरनेशनल लॉ में जो मुल्कों के कानून होते हैं ना, उनमें कोई गुंजाइश है इस किस्म की हरकत की। तो इसमें बिल्कुल ना सिर्फ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो कार्रवाई कर सके, बल्कि जिस स्टेट में ये हुआ है वो स्टेट, उनके पास भी इख्तियार है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। लेकिन इससे पहले हम इस चीज़ पे जाते हैं कि ये इसमें डिफरेंस ये है कि बजाय इसके कि यह हुकूमत कार्रवाई करे, यहाँ भी थोड़ा सा मसला है ना, हुकूमत क्यों कार्रवाई करे? हुकूमत के इतने कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हुकूमत की ऐसी पसंदीदा पर्सनैलिटी को आपने काम कर दी है जो कि हुकूमत को इतनी आग लग रही है। हुकूमत ने बाकी काम तो नहीं किया। यहाँ सर आप देखें, हुकूमत को बाकी कोई अच्छा काम नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे आपका स्टेट डिसफंक्शन हुआ है, डिसफेलियर हुआ है, आपके मुल्क का पटखा बैठा हुआ है, ना बिजली आती है, ना गैस आती है, ना पानी आता है, लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं। आपको सिर्फ ये पड़ी हुई है कि आपके फेवरेट किसी को किसी जगह पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये तो इस तरह तो फिर एक, हाँ देखें जी, बात जो इक्वालिटी है ना, लॉ बात करता है इक्वालिटी की। इक्वालिटी तो फिर ये है कि जो एक साबिक चीफ जस्टिस की हैसियत है, वही एक आम बंदे की हैसियत होती है। तो एक आम सवाल यही तो है, एक आम बंदे के लिए इतना सब कुछ क्यों नहीं किया जाता? हुकूमत को समझने, किसी की भी किस्म की कोई कार्रवाई करती है, अपने पास से नहीं कर रही, उस हुकूमत अपने पास से पैसे नहीं लगा रही, अवाम का पैसा है, तो अवाम के पैसे को आपने जहां भी लगाना है सोच समझ के लगाना है। अगर आप कोई कार्रवाई करोगे, कोई स्टेप्स लोगे उनके खिलाफ कार्रवाई में, तो यू नीड टू नो कि ये जो आपके स्टेप्स हैं, ये कोई आप अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं ले रहे, आप अवाम के पैसे से लगा रहे हो। अवाम में कौन आता है? वो दिहाड़ीदार मजदूर जो सुबह से लेकर शाम तक 50 रुपए 100 रुपए रक्षा चला चला के बचाता है, ठीक है जी। वो लोग जो कि छोटी छोटी पोस्ट पे लगे हुए, क्लिनिक पोस्ट में, उनके पैसे आप एक चीफ जस्टिस को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हो जो कि खुद इतनी पावर में है कि अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। बात ये है, बात प्रायोरिटीज की है। वो देखिए एक साबिक चीफ जस्टिस हो चुके हैं, और क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत नहीं उछाली जा रही कि हम अपने साबिक चीफ जस्टिस को
इस तरह ट्रीट करते हैं? बिल्कुल, ये तो बात है। मैं आपको बता रही हूँ, तो हुकूमत का क्या लेना देना इस चीज़ में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन बात ये है कि जुडिशरी को खुद स्टेप आउट कर, ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रोटेक्शन है, इनके प्रोटोकॉल्स है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यही कहती है, अब एक बंदा खुद जब एक्शन नहीं ले रहा, अगर किसी को सबसे बड़ी तकलीफ है तो चीफ जस्टिस साहब एक और लगता है तो जाकर कंप्लेन दर्ज कराएंगे, मैं स्टेट गेस्ट था या जो भी गेस्ट था, मेरे खिलाफ ये कार्रवाई हुई, उधर की हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर वहां पे कोई इशू होता है फिर पाकिस्तानी हुकूमत आके उछाला करे, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। ऐसा होता है स्टेट गेस्ट पे। यहाँ आपको मैं बताती हूँ, जब जर्मनी में नाजी स्कीम्स आई थी तो काफी लोग थे, पिनोशेट अपार्टे था और काफी लोग थे, कर्नल अपार्टे, जो कि यूके चले गए थे सिर्फ वहां पे इनका बचने के लिए, अपनी फांसी से और अपने आप को कत्ल होने से बचाने के लिए। तो वहां पे इसी तरह वर्ल्ड वाइड एहतजाज होते थे। इसी तरह अगर आप देखिए, इजराइल का अगर सदर यूके में जाए या किसी ऐसे मुल्क में जाए तो उनके खिलाफ भी अवाम का ये रद्द अमल है। अवाम रद्द अमल करती है, बात ये नहीं कि सही है गलत है, अवाम को शाउर नहीं है, जो हुआ वो गलत हुआ, पर हुकूमत को इस तरह इतना बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत नहीं थी, जबकि वो खुद यही प्रॉब्लम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि काजी फाइज ईसा पर पथराव करना, काजी फाइज ईसा साहब की गाड़ी को इस तरह धक्के मारना, मुक्के मारना, ये अवाम का सियासी शऊर है। देखिए, ये शाउर तो नहीं, ये फिर पीटीआई की नाअहली जरूर होगी कि वो बदतमीजी को शाउर कह रहे हैं, बेहयाई को शाउर कह रहे हैं, इमोरलिटी को फरोग दे रहे हैं, इनलीगैलिटी को फरोग दे रहे हैं। अगर हम आज से 2 साल पहले की बात करें ना, कुछ वाकयात हुए थे 9 मई के, जिसको इन्होंने बड़ा प्रमोट किया था, और उसमें नुकसान किसी का नहीं हुआ सिवाय उन मासूम बच्चों के, जो कि छोटे छोटे 18-18 19 साल में थे, और उनके माँ 6-6 माह, उनके माँ बाप जो थे 6-6 माह साल खज्जल हो गए थे सिर्फ बच्चों की बेल लेकर आने हैं। और उनमें भी तो ये सियासी शाउर नहीं है, सियासी कम अकली है, सियासी मिसमैनेजमेंट है, पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी है। और गलत बात है, ये नहीं होता कि देखें, जहां तक बात करें ना, तो काजी फाइज ईसा एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के सरबराह रह चुके हैं। तो अगर एक फैसला उन्होंने, एक 4-5 फैसले एक पार्टी के हक में दे दिए, तो ऐसा नहीं है कि वो लॉ के बरक्स हो गए हैं। तो ये तो जुडिशियल ब्रांच का काम ही है। इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिलता रहे, इसी तरह दूसरी पार्टीज को भी मिलता रहे। तो जो अदालती रिलीफ है उसका पार्टी से ताल्लुक नहीं, लॉ, कानून और कानून की इंटरप्रिटेशन से ताल्लुक है। तो उसको ये कह देना कि जजेस को क्रिटिसाइज करना, चाहे एक चाहे दूसरी जमात करे, ये ठीक नहीं है। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक, जहां आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में अदालतें इंसाफ देती हैं, एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ 3 मुल्कों से अब ऊपर है इंसाफ देने में। पाकिस्तान के 142वां नंबर था, अब 139वें, 3 दर्जे और नीचे गिर गया है। बुरा तरीन इंसाफ दे, ये एक इंटरनेशनल रिपोर्ट बताती है। तो क्या अदालतों में इंसाफ होता है आपके ख्याल में? क्या जो चीफ जस्टिस हैं वो मैनेज्ड नहीं होते? अच्छा, इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट। लोगों को एक बात समझने की जरूरत है। एक मुल्क जिसका कुछ काम नहीं कर रहा बिल्कुल इस वक्त में, देखिए जो पहिया होता है ना, मुल्कों का काम कर रहा होता है, ये वो मुल्क है जिसका पहिया बिल्कुल जाम बैठा, कुछ भी नहीं कर रहा। इधर आप कोई भी इदारा देख लें, कोई भी इदारा देख लें, आपको मैं क्या बताऊं, आप तो बेहतर जानते हैं, कोई भी इदारा देख लें, वहां पे सियासी भर्ती हैं, वहां पे जो बड़े बड़े अफसरान हैं, 21वें से 22वें ग्रेड के अफसरान, 23वें मतलब जो MP लेवल के अफसरान हैं, और वो इस किस्म के अफसरान है कि वो जहमत ही नहीं करते कि अपने घर से आके उस इदारे में आके बैठे भी, और उस इदारे का माहाना खर्चा मेरा ख्याल में 50-60 करोड़ रुपया, और अवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। अब ये पूरे मुल्क के हालात है। आप कोई भी इदारा देख ले सरकारी, नाअहली, गलत अपॉइंटमेंट्स, और वो आते ही नहीं, जहमत ही नहीं करते अपने घर से आके दफ्तरों में बैठे और कुछ अवाम को रिलीफ दे, और अगर आएंगे तो अवाम से पैसे लेंगे। उसके बाद एक इदारा है जो काम है, वो जुडिशरी इदारा है। अब आप मुझे बताएं, अब जुडिशरी अकेला पूरे मुल्क को कैसे चलता है? ठीक है जी, तो ये बात कहना कि अगर इसके फिगर्स अगर आप देखें ना, तो जो ये रिपोर्ट इंटरनेशनल जुडिशरी को इतना बदनाम करती है, वो आके पाकिस्तान को देखे तो उनको इस मुल्क से बेहतर जुडिशरी नजर नहीं आएगी। जिस हालात में हमारी जुडिशरी काम कर रही है, जब सारे इदारे सोए हुए हैं, उस
पूरे हालात में अगर ये मशीनरी ऑफ स्टेट बची हुई है तो वो हमारे जुडिशरी है, ना सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बल्कि हमारी लोअर जुडिशरी है जिसका किरदार है इदारों को चलाने में। यहाँ पे आप थानों में चले जाए, पुलिस वाले तो आपकी बात नहीं सुनते, आपने FIR कटानी हो आपको जाके पहले अच्छा रिता साहबा देखिए चूंकि वो कहते हैं ना कि अपना भाई बड़ा प्यारा होता है, चूंकि आप भी एडवोकेट हैं, जुडिशरी की बड़ी तारीफ कर रही हैं। तो मैंने तारीफ नहीं की, जब मैं देखती हूँ ना सुबह 8 बजे जजेस बैठते हैं और 4-5 बजे तक वो रोज के 200-300 केसेस के फैसले करते हैं, तो फिर मुझे पता लगता है कि यही तो इदारा है जो काम कर रहे हैं। बाकी इदारों में तो सुबह से शाम तक वो कहते साडा अफसर ही नहीं है तक आया। तो अब आप मुझे बताएं मैं किस तरह जुडिशरी की तारीफ ना करूं? अच्छा इदारा अगर 1 मिनट, अगर 8 बजे से मैं गुजारिश करूं, अगर 8 बजे से 4 बजे तक काम होता है, फिर 60,000 प्लस मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे तवा क्यों पड़े हैं? जी नहीं मैं आपको बता दूं, 8 बजे से 4 बजे तक तो वो काम होता है जो हमें नजर आता है, उसके बाद भी काम होता है। जजेस रात को 10, 11, 12 बजे तक बैठ के फैसले लिखवाते हैं। 8 बजे से 4 बजे तक वो काम आके केसेस सुनने होते हैं, केसेस को आगे लिखवाना भी होता है। सो इट्स अ वेरी हैफ्टी रूटीन। जहां तक बात है केसेस पेंडिंग की, तो वो जुडिशरी से ज्यादा एग्जेक्टिव का रोल है, रिफॉर्म्स की जरूरत है। हुकूमत अपने रोलों में फंसी हुई है। पिछले 10 साल से तो अभी तक हमारे पास स्टेबल हुकूमत नहीं है। पिछले 2 इलेक्शन से तो हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो हुकूमत ने जुडिशरी को रिफॉर्म्स करने हैं, हुकूमत है एग्जेक्टिव। जो हुकूमत को तो 26वीं और 27वीं तरमीम से ही फर्क नहीं पड़ता, उधर से ही बात आ रही है। हुकूमत है जिसने जजेस को, जुडिशरी को रिलीफ करना है। जुडिशरी ने सिर्फ इंसाफ फराम करना है, वो फराम कर रही है। अब जजेस की तादाद बढ़ाना, जजेस के मैकेनिज्म ठीक करना, अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठीक करना, वो जुडिशियल ब्रांच का काम नहीं, वो एग्जेक्टिव ब्रांच का काम है। आप देखें जो सारे का सारा जुडिशरी पे बर्डन है वो एग्जेक्टिव ब्रांच की नाअहली की वजह। नोटिफिकेशन जी एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अब 23 जजेस होंगे, नए जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है। क्या ये अच्छा इकदाम है? अच्छा है, लेकिन इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये बहुत कम जजेस हैं। मेरा हाल में आप पूरी दुनिया में देखें ना तो एक जज के पास 10-12 केसेस लगते हैं। यहाँ पे एक जज के पास 100-150 केसेस लगते हैं एक दिन में। ये मैं हाई कोर्ट पे बता रही हूँ, लोअर कोर्ट में इससे भी ज्यादा। तो जजेस की तादाद बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इधर जो हर छोटा छोटा महकमा बना हुआ है जो बिल्कुल भी फाल नहीं है और सरकारी खर्चे पे चलता जा रहा है, उनको बंद करके जुडिशरी को ठीक करने, जुडिशरी को जो नंबर है वो ठीक करने की जरूरत है, केस मैनेजमेंट की जरूरत है। ये सारे वो काम है जो हुकूमत ने करने हैं, जुडिशरी ने नहीं करने। आप पाकिस्तान के सियासी मसाइल देखिए, जो पाकिस्तानी सेटअप है ना, ये साउथ एशियन सेटअप है। आधे से ज्यादा जो 90% मुकदमे वो तो जाली मुकदमे होते हैं। अब उनमें कोर्ट भी बस से देखिए, एक चीज है लॉ ने तो कानून तो अंदर है उस, लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो एक गंदा सिस्टम है। हमारी जो अवाम का सिस्टम है, अवाम हमारी, क्योंकि हमारा ये देहाती इलाकों की अवाम है, वो बिला वजह के झगड़े करती हैं, ईगो में आके जाली केस, दुश्मनियां। अब दुनिया मूव ऑन कर रही है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। यहाँ पे अभी तक हम जो फिरका वारियत और जो खानदानी दुश्मनी है उनसे ही बाहर नहीं आए, और उनमें फिर सारा आपको पता है क्या सिस्टम होता है। तो जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है, इसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर से ज्यादा सोशल और जो हमारा कल्चरल सेटअप है उसका बहुत ज्यादा मसला है। अब आप देखें ना, पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि मैं सॉरी मुझे कहना पड़े, इतनी लिटरेसी रेट नहीं है हमारी खवातीन में। बात पे घरेलू झगड़ों में वो अदालतों में आ जाती हैं अपने हस्बैंड्स को तंग करने। वो क्या होता है, देखिए जो छोटे छोटे केसेस होते हैं ना, खवातीन जो आ जाती हैं, मुझे तलाक चाहिए, तलाक लेनी भी नहीं है और करना भी है केस, वो इस तरह एक हमारा जो सेटअप है ना वो इस तरह का है। कुछ खवातीन है वो कहती है हमने तलाक ले दी नहीं है, लेकिन डराने के लिए अदालतों में केस करना है। चाइल्ड कस्टडी के केसेस, इन केसेस को देखिए, वो केसेस है जो नॉन सीरियस लेवल के केसेस है। इनका बर्डन जब सीरियस लेवल के केसेस पे पड़ता है तो फिर जो असल इंसाफ है वो मुतासिर होता है। इसी तरह जो सियासी केसेस हैं, इनका जब बर्डन आता है तो जो असल जो केसेस हैं, जो कि असल जिनको वाकई इंसाफ की जरूरत है, वो निगलेक्ट हो। अच्छा, ये कमेंट कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने रिव्यू पिटिशन दायर करनी है ना, तो अब 50,000 के इससे बढ़ाकर उसकी फीस 10 लाख कर दी गई है। ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? जी, ये अच्छी चीज इसलिए है कि रिव्यू पिटिशन की जो मालियत है ना, रिव्यू पिटिशन किसकी, ये उसकी जो प्रॉपर्टी की मालियत है। आपकी जो प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट मैटर है ना, पहले आपका अगर 50,000 का सब्जेक्ट मैटर था ना 50K का, तो आप उसमें रिव्यू कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल एक केस है सिविल, आपकी प्रॉपर्टी है 50,000 की, ठीक है।
आप सिविल कोर्ट से केस हार गए, उसके बाद आप सेशन कोर्ट से भी हार, उसके बाद आप हाई कोर्ट से भी हार गए, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते थे, ठीक है। अब ये कि प्रॉपर्टी की मालियत 10 लाख होगी तब, अब तो ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि उस वक्त के ये जब रूल्स आए थे उस वक्त 4,00,000 की वैल्यू थी, अब क्योंकि 50,000 की वैल्यू कोई नहीं रहेगी। गुजारिश सुन लीजिए, ये एक अलग बहस है कि प्रॉपर्टी की मालियत की होनी चाहिए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में केस रिव्यू पिटीशन दायर करने की फीस की बात कर रहा हूँ। वो पहले 50,000 थी, अब 10 लाख कर दी गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो फीस नहीं है, उसका फीस कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये जो सब्जेक्ट मैटर है ना, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 10 लाख होनी चाहिए। ये देखिए थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। जो केस का सब्जेक्ट मैटर है उसकी मालियत 10 लाख होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट मैटर है। और ये नहीं है कि अब आप रिव्यू कर नहीं सकते, अब रिव्यू करने के लिए आपको CPLA लीव टू अपील की जरूरत पड़ेगी। पहले आप डायरेक्ट रिव्यू कर सकते थे, अब आप सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दोगे कि हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट करना चाहते हो और आप लीव टू अपील दे दें, आप अलाउ करें कि हम केस कर सके। तो फिर अगर CPLA में लीव टू अपील में कोर्ट अलाउ करती है, ठीक है, तो फिर होगा, अगर नहीं करती तो फिर नहीं होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोसीजरल सेफगार्ड लगा दिया गया है, जिससे कुछ काफी ज्यादा जिनको सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका जा सकता है। तो ये एक अच्छा कदम है। अच्छा, ये बताइए, इमरान खान नवंबर में बाहर आ रहे हैं। देखिए, ये तो अब मैंने कौन सा कोई पहले से कोई डील की हुई है जो मुझे पता होगा, तो मुझे इस चीज का बिल्कुल इल्म नहीं है। तो आना तो चाहिए, पर अगर नहीं आ सकते, आना तो उनको वैसे ही चाहिए, जेल में होना ही नहीं चाहिए असूलन तो। लेकिन हुकूमत कहती है कि तोशा खाना से सब कुछ उठा लिया। हुकूमत कहती है अलकादर ट्रस्ट केस में बहुत ज्यादा जुल्म किया गया। हुकूमत का ये क्लेम है कि इमरान खान ने बड़ा जुल्म किया, पाकिस्तान की अखलाकियात तबाह कर दी। आप क्या कहती हैं? मैं तो यही कहती हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो कोई काम करे, बजाय इसके कि वो अपनी पॉलिटिकल एंटिटी में, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि इल्जामात की सियासत रहे। और सच्ची जो बात है, ना सिर्फ इस हुकूमत ने इल्जामात की सियासत की, इमरान खान ने भी इल्जामात की सियासत की है। तो हमें इल्जामात की सियासत की चाहिए, हमें रिलीफ चाहिए, हमें एक अच्छा मुल्क चाहिए जहाँ पे हम लोग अगर पैसे कमा के टैक्स दे रहे हैं तो हमें उसके लेवल की सिक्योरिटीज चाहिए। मुझे इससे क्या, एक दूध फरोश जो कि रोज का 100-200 रुपया कमा रहा है, एक घरेलू मुलाजमा जो रोज का 200 रुपया कमा रही है, उसको इससे क्या कि इनके अंदरूनी मामलात के, उसको रिलीफ चाहिए, उसको बेसिक राइट्स चाहिए जो नहीं मिलते। ये वो मुल्क है जिसपे आप लोगों को बिल ना आने पे, अल्लाह माफ करे, खुदकुशियां करनी पड़ती है। तो ऐसे मुल्कों में हुकूमत की दौड़ बहुत पीछे रह गई है। अब बेसिक राइट्स की बात है, सर्वाइवल की बहुत शुक्रिया रिदा नूर हमारे साथ थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। और इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म होनी चाहिए, ये इक्तिसादी जमूर खत्म होना चाहिए, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तरक्की करनी चाहिए, नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम होना चाहिए। फिर ये नौजवान सड़कों में नहीं बल्कि दफातर में नजर आएंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।